11.1 शहरी कार्यों को समझना। इस अनुभाग में हम शहरों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं पर प्रकाश डालते हैं। शहरों और कस्बों का विश्लेषण उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के इर्द-गिर्द घूमता है, जो किसी देश में उनके विशिष्ट समय और स्थान की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। ये शहरी केंद्र विशिष्ट कार्यों को पूरा करने और आसपास के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए मौजूद हैं। नतीजतन प्रत्येक शहरी केंद्र, चाहे वह एक विशाल महानगर हो या एक छोटा शहर हो, उसकी विशेषता उसके कार्यों से हो सकती है। सरल शब्दों में, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गतिविधियां परिभाषित करती हैं कि वह शहरी क्षेत्र क्या करता है। इन कार्यों में विशेषज्ञता ही उन्हें उनके आसपास के क्षेत्रों से अलग करती है। इन कार्यों की संख्या और प्रकृति काफी हद तक उनकी स्थिति निर्धारित करती है। जैसे जैसे शहरीकरण तेज होता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, शहरों और कस्बों की विशेषज्ञता अधिक जटिल हो जाती है। जबकि अधिकांश कस्बों और शहरों में कई कार्य सामान्य हैं, स्थान, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और उनके विकास के चरण जैसे कारकों के कारण असमानताएं मौजूद हैं। जब हम महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये कार्य किसी अन्य स्थान द्वारा प्रभावी ढंग से नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरणों में सेवा केंद्र, स्थानीय बाजार केंद्र, खनन शहर और प्रमुख बंदरगाह शहर शामिल है। उदाहरण के लिए, इस्पात उद्योगों को लौह अयस्क के स्रोतों के करीब रखना अधिक सार्थक है। 11.2 शहरों की भूमिकाएं। हमने केंद्रीय स्थान सिद्धांत और शहरी आर्थिक आधारों सहित विभिन्न कोणों से कस्बों के कार्यों पर गौर किया है। यह तर्क दिया जा सकता है कि शहरी कार्यों का अध्ययन इन रूपरेखाओं के भीतर अच्छी तरह से फिट बैठता है। फिर भी यह समझाने की आवश्यकता है कि हम कस्बों और शहरों को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत क्यों करते हैं। 1924 में ओरोसेव के अनुसार 6 शहरी कार्य है: प्रशासनिक कार्य, रक्षा कार्य, सांस्कृतिक समारोह, उत्पादन कार्य, संचार कार्य, मनोरंजन कार्य। उन्होंने देखा कि हालांकि शहर इन कार्यों का संयोजन कर सकते हैं, फिर भी एक कार्य को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है। इसने कार्यात्मक विभेदीकरण और विशेषज्ञता की अवधारणा को जन्म दिया। शहर किसी समाज की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में कई कार्य करते हैं। सभी शहर कुछ सामान्य कार्य साझा करते हैं, कुछ उनके स्थान और जिन लोगों की वे सेवा करते हैं उनके लिए विशिष्ट होते हैं, और अन्य उनके इतिहास और विकास से जुड़े होते हैं। इसलिए शहरों को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत करना कई अन्य की तुलना में अधिक प्रभावी मानदंड है। वर्गीकरण पद्धति से ऐसे शहरों के समूह बनाए जाने चाहिए जिनमें सटीक और महत्वपूर्ण विशिष्ट विशेषताओं की संख्या सबसे अधिक हो। इसके अलावा यह वर्गीकरण विशिष्ट समस्याओं या समस्याओं के समूहों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। जब हम कस्बों और शहरों को वर्गीकृत करते हैं, तो हमारा लक्ष्य न केवल विशिष्ट कार्यों का वर्णन करना होता है, बल्कि उन समूहों में स्थानों की अतिरिक्त विशेषताओं को समझना भी होता है। हाल के वर्षों में विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों और भूगोलवेत्ताओं ने शहरों का उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकरण विकसित किया है। उदाहरण के लिए, चौसी डी हैरिस और एडवर्ड एल उलमैन ने शहरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया। केंद्रीय स्थान, ये क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करते हैं, जो केंद्रीय शहर का हिस्सा नहीं है। केंद्रीय स्थान अक्सर बड़े शहरों में पाए जाते हैं और प्राथमिक बाजार के रूप में कार्य करते हैं। वे उत्पादन, वितरण और व्यापार जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं। आधुनिक शहरी केंद्रों में
कई व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ प्रशासनिक और आवासीय क्षेत्रों के साथ साथ कई केंद्रीय स्थान भी हो सकते हैं। परिवहन शहर, ये शहर परिवहन मार्गों पर थोक और संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं और उन क्षेत्रों द्वारा समर्थित होते हैं जो दूर हो सकते हैं, लेकिन इन मार्गों के साथ शहर के रणनीतिक स्थान के कारण निकटता से जुड़े हुए हैं। परिवहन शहर परिवहन उपकरण का उत्पादन कर सकते हैं, प्रमुख परिवहन केंद्र के रूप में काम कर सकते हैं या रेल और सड़क संपर्क के पास स्थित हो सकते हैं। वे देश के अन्य हिस्सों में सामान और सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण हैं। विशिष्ट कार्य वाले शहर, ये शहर एक ही सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे खनन, विनिर्माण, शिक्षा, मनोरंजन या प्रशासन। उनका स्थान अक्सर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कोयला खदानों, नदी तटों या लौह अयस्क भंडारों से निकटता। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अधिकांश शहरों में कुछ हद तक ये सभी कार्य होते हैं। यह दर्शाता है कि शहरों के विश्लेषण और समझ के लिए कार्यात्मक वर्गीकरण कितना आवश्यक है। यह हमें शहरी क्षेत्रों में गतिविधियों के मिश्रण को समझने में मदद करता है। भारत में जनगणना शहरी कार्यों को 10 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। ए. प्राथमिक कार्यात्मक गतिविधियां। खेती करने वाले, खेतीहर मजदूर, पशुधन, वानिकी और मछली पकड़ना, खुदाई। बी. उद्योग, उत्पादन, प्रसंस्करण, सर्विसिंग एवं मरम्मत, निर्माण। सी. व्यापार, व्यापार एवं वाणिज्य। डी. परिवहन, परिवहन, भंडारण, संचार। 11.3 वाणिज्यिक केंद्र। मध्ययुगीन काल में कस्बे और शहर मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य पर ध्यान केंद्रित करते थे, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। व्यापारियों और व्यवसायियों ने स्वयं को संगठित करने के लिए संघों का गठन किया। इन श्रेणियों ने कई उद्देश्यों को पूरा किया। उन्होंने वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की और बैंकों की तरह भी काम किया। वे सार्वजनिक धन प्राप्त करेंगे और उस पर ब्याज देंगे। इसके अतिरिक्त गिल्ड नियमित अदालतों के रूप में कार्य करते थे और राजा उनके प्रथागत कानूनों को मान्यता देते थे। अतीत में कुशल श्रमिकों को भी कारखानों में संगठित किया जाता था। आर.के. मुखर्जी ने मुगल काल के दौरान राज्य उद्यमों का दस्तावेजीकरण किया। राज्य द्वारा संचालित व्यवसायों के अलावा व्यक्तिगत उद्यमी भी थे। दिलचस्प बात यह है कि संबंधित राज्यों की राजधानियों में वाणिज्यिक केंद्र विकसित हुए क्योंकि व्यापारी राजाओं की सुरक्षा और समर्थन चाहते थे। इन व्यापारियों ने उपलब्ध भीतरी इलाकों और संचार मार्गों के आधार पर खुद को संगठित किया। व्यापार और वाणिज्य के लिए अंतर्देशीय बाजार शहर और बंदरगाह दोनों थे। विभिन्न वाणिज्यिक कस्बों और शहरों की समृद्धि और गिरावट राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर थी। वे बड़े शहरों में भीतरी इलाकों के संसाधनों, परिवहन, व्यापार और वाणिज्य की उपलब्धता और नए समुद्री व्यापार मार्गों की खोज से भी प्रभावित थे। उदाहरण के लिए, वास्को डी गामा द्वारा एक नए समुद्री व्यापार मार्ग की खोज के बाद कालीकट एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया। हालांकि ब्रिटिश शासन के तहत बॉम्बे के विकास के साथ ब्रोच और सूरत को असफलताओं का सामना करना पड़ा। फिर भी कई बाजार कस्बे और शहरी क्षेत्र जो अंतर्देशीय कच्चे माल पर निर्भर थे, राजनीतिक उपेक्षा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बदलाव के बावजूद काम करते रहे। वाणिज्यिक केंद्रों का एक श्रेणीबद्ध नेटवर्क भी था। राजनीतिक स्थिरता ने वाणिज्यिक केंद्रों के सुचारू विकास को सुविधाजनक बनाया। गांवों के विपरीत बाजार कस्बों और शहरों में व्यापारियों की संख्या अधिक थी। बुनकर,
तेली, लोहार और मोची जैसे विभिन्न शिल्पकार अपने माल का व्यापार करते थे और बड़े बाजार कस्बों और गांवों दोनों के साथ संबंध बनाए रखते थे। इस बढ़ी हुई बातचीत के कारण शहरी जीवन शैली को अपनाया गया और शहरी उत्पादों की खपत हुई। आज शहर आर्थिक गतिविधियों में सबसे आगे हैं। वे अपने व्यावसायिक और आर्थिक प्रयासों के आधार पर फलते फूलते और बढ़ते हैं। वे अपने आसपास के क्षेत्रों में व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करते हैं। शहर वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिन्हें शहर के भीतर और बाहर दोनों जगह खरीदा और बेचा जाता है। आधुनिक समय में शहर मूलतः वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं। स्वतंत्रता के बाद के युग में खनन शहरों का उद्भव वाणिज्यिक शहरों का एक विशिष्ट उदाहरण है। इन कस्बों की विशेषताएं और प्रकृति खनन गतिविधियों से गहराई से जुड़ी हुई है। भारत में अनेक खनन नगर हैं। आधुनिक समय में व्यावसायिक कृषि ने भी कई कस्बों और शहरों को जन्म दिया है। दक्षिण भारत, असम और देश के अन्य हिस्सों में कई चाय बागानों की स्थापना देखी गई है, जिससे चाय प्रसंस्करण कारखानों का निर्माण हुआ है। अशोक मित्रा 1973 के अनुसार लगभग 656 कस्बे और शहर कृषि नगरों और केंद्रों के रूप में पहचाने जाते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, कृषि परंपरागत रूप से गांवों से जुड़ी थी, लेकिन अब यह एक शहरी घटना बन गई है। भारत में कई उन्नतशील और समृद्ध किसान शहरों में रहते हैं। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति ने कई कस्बों को पुनर्जीवित किया और बनाया, जिन्होंने नए ग्रामीण मध्यम वर्ग के किसानों और कृषिविदों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की। शहर और कस्बे समय के साथ विभिन्न गतिविधियों के मुख्य केंद्र रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद की अवधि में हमने आधुनिक शहरों और कस्बों में कई माध्यमिक गतिविधियों का उदय देखा। आज़ादी के 50 वर्षों के बाद भारत ने कई वाणिज्यिक और औद्योगिक शहरों का अधिग्रहण किया है। यह स्पष्ट है कि औद्योगिकरण और व्यावसायीकरण ने भारत में शहरों के विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया है। वर्तमान युग में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली जैसे प्रमुख महानगरीय शहर वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में सर्वोपरि महत्व रखते हैं। इन महानगरों के अलावा हमारे पास विशाखापत्तनम, कोचीन, सूरत आदि जैसे बंदरगाह शहर भी हैं, जो वाणिज्यिक प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। अहमदाबाद, कानपुर, पुणे, बैंगलोर और हैदराबाद जैसे अतिरिक्त शहरों ने इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हैदराबाद और बैंगलोर का उद्भव उन शहरों के हालिया उदाहरण के रूप में कार्य करता है, जो अपने संपन्न वाणिज्यिक और सेवा क्षेत्रों के कारण वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे हैं। विशेष रूप से बैंगलोर और हैदराबाद ने अपने सॉफ्टवेयर उद्योगों के लिए दुनिया भर में पहचान अर्जित की है। इसके अलावा तृतीय क्षेत्र की वृद्धि भी शहरों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक शहर में तृतीय गतिविधियों का एक हिस्सा स्थानीय आबादी की जरूरतों को पूरा करता है। शहर की वृद्धि और विकास में तृतीय क्षेत्र का महत्व समकालीन समय में विशेष रूप से स्पष्ट है। आज शहर और ग्रामीण इलाके पहले से कहीं अधिक आपस में जुड़े हुए हैं। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों का दायरा शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सिनेमाघरों, अदालतों, बैंकों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों तक विस्तारित हो गया है। परिणामस्वरूप आधुनिक कस्बे और शहर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सेवा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। इन तृतीयक सेवाओं की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में लोगों का आना निरंतर जारी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे कस्बे और शहर सभी तीन क्षेत्रों प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक के लिए केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
चिंतन और कार्य 11.1। भारत में एक शहर की पहचान करें, जैसे कि पटना, जयपुर, आगरा, चेन्नई आदि। एक पुस्तकालय में जाएं और इस शहर और उस प्रमुख कार्य के बारे में जितना संभव हो सके उतनी सामग्री एकत्र करें जिसके लिए यह जाना जाता है। शहर के कार्य पर लगभग 2 पृष्ठों में एक निबंध लिखें। यह भी नोट करें कि यह किस प्रकार का कार्य करता है। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य शिक्षार्थियों के साथ अपने निबंध पर चर्चा करें। शीर्षक: पटना शहर के कार्य। परिचय: भारतीय राज्य बिहार की राजधानी पटना देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक परिदृश्य में एक अद्वितीय स्थान रखती है। प्राचीन काल में इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है और भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज पटना एक जीवंत महानगर के रूप में कार्य कर रहा है और इस निबंध में हम उन विभिन्न कार्यों का पता लगाएंगे जो इस शहर को परिभाषित करते हैं। ऐतिहासिक महत्व: पटना का सबसे प्रमुख कार्य इसका ऐतिहासिक महत्व है। यह प्राचीन भारत में मगध क्षेत्र और मौर्य और गुप्त राजवंशों सहित कई साम्राज्यों की राजधानी थी। पाटलिपुत्र, जैसा कि उस समय जाना जाता था, राजनीति, संस्कृति और वाणिज्य का केंद्र था। इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता कुम्हरार और अगमकुआं जैसे पुरातात्विक स्थलों की उपस्थिति से स्पष्ट होती है, जो इसके गौरवशाली अतीत की झलक प्रदान करते हैं। प्रशासनिक केंद्र: पटना के प्राथमिक कार्यों में से एक बिहार के प्रशासनिक केंद्र के रूप में इसकी भूमिका है। इसमें राज्य के सरकारी कार्यालय, बिहार विधानसभा और राजभवन, राज्यपाल का निवास है। यह प्रशासनिक कार्य बिहार में शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो पटना को राज्य का राजनीतिक केंद्र बनाता है। शैक्षिक केंद्र: पटना अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का घर है, जिनमें पटना विश्वविद्यालय, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शामिल है। शहर का शैक्षणिक कार्य पूरे भारत और विदेशों से छात्रों को आकर्षित करता है, जिससे यह उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र: पटना का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में इसकी भूमिका है। छठ पूजा जैसे त्योहारों के साथ यह शहर एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दावा करता है, जिसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त पटना अपनी धार्मिक विविधता के लिए जाना जाता है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्धों के पूजा स्थल है। महावीर मंदिर, पटना साहिब गुरुद्वारा और पादरी की हवेली शहर के धार्मिक स्थलों के कुछ उदाहरण हैं। आर्थिक केंद्र: आर्थिक केंद्र के रूप में पटना की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यह हलचल भरे बाजारों और व्यापारिक जिलों के साथ इस क्षेत्र के लिए एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। शहर की गंगा नदी से निकटता और इसके अच्छी तरह से जुड़े परिवहन नेटवर्क ने इसके आर्थिक विकास में योगदान दिया है। खुदरा, थोक और विनिर्माण सहित व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र पटना की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य देखभाल केंद्र: पटना का स्वास्थ्य सेवा कार्य न केवल शहर के निवासियों के लिए बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह शहर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स और पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पीएमसीएच जैसे शीर्ष अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों का घर है। ये संस्थान उन्नत चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं और राज्य भर से रोगियों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन और आतिथ्य:
पर्यटन पटना का एक अन्य आवश्यक कार्य है। शहर में गोलघर, पटना संग्रहालय और ऐतिहासिक गांधी मैदान सहित कई पर्यटक आकर्षण हैं। बिहार पर्यटन विकास निगम (BTDC) इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देता है और पटना का आतिथ्य उद्योग आगंतुकों को आवास और सेवाएं प्रदान करता है। परिवहन केंद्र। परिवहन केंद्र के रूप में पटना बिहार के विभिन्न हिस्सों और पड़ोसी राज्यों को जोड़ता है। शहर में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से सड़कों, रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी का एक अच्छी तरह से विकसित नेटवर्क है। यह परिवहन कार्य क्षेत्रीय विकास में योगदान करते हुए माल और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है। निष्कर्ष। अंत में, बिहार की राजधानी पटना एक समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक और आर्थिक टेपेस्ट्री के साथ एक बहुक्रियाशील महानगर के रूप में कार्य करती है। इसके विविध कार्य इसे एक गतिशील और जीवंत शहर बनाते हैं, जो निरंतर विकसित होता रहता है और क्षेत्र की वृद्धि और विकास में योगदान देता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में पटना के कार्यों के विभिन्न पहलुओं को पहचानना आवश्यक है, क्योंकि वे भारत के वर्तमान और भविष्य में शहर के महत्व को दर्शाते हैं। अपने अध्ययन केंद्र में साथी शिक्षार्थियों के साथ इन कार्यों पर चर्चा करने से इस उल्लेखनीय शहर के बारे में आपकी समझ और सराहना बढ़ सकती है। 11.4 सरल अंग्रेजी में प्रशासनिक शहर। प्रशासनिक कस्बे और शहर भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और आज भी उनका महत्व बना हुआ है। भारत के शहरी इतिहास में विभिन्न साम्राज्यों के साथ विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों का उत्थान और पतन हुआ है। पाटलिपुत्र, विजयनगरम, मदुरै और गोलकुंडा जैसे शहर कभी प्रशासनिक केंद्र थे, लेकिन अब उस भूमिका के लिए नहीं जाने जाते। दिलचस्प बात यह है कि कई सत्तारूढ़ शासनों ने उन्हीं शहरों को अपनी राजनीतिक राजधानियों के रूप में चुना है। उदाहरण के लिए, अलग-अलग राजवंशों ने दिल्ली के कई शहरों का निर्माण किया और अलग-अलग समय अवधि में आगरा और पाटलिपुत्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसका मतलब यह है कि जो कभी प्रशासनिक शहर के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने अब अलग-अलग भूमिकाएं अपना ली हैं। भारतीय इतिहास में कस्बों और शहरों का महत्व कभी कम नहीं हुआ। अतीत में राजधानी शहरों की समृद्धि एक राज्य की संपत्ति और खुशी का पैमाना थी। इसके अतिरिक्त राज्यों के भीतर राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण विभिन्न प्रांतीय और निचली प्रशासनिक राजधानियां महत्वपूर्ण थी। इसलिए राजधानियों और अन्य प्रशासनिक कस्बों का भारतीय समाज में हमेशा एक प्रमुख स्थान रहा है और वे आज भी रखते हैं। कई प्रशासनिक कस्बे और शहर अब विभिन्न राज्यों के मुख्यालय के रूप में काम करते हैं, जैसे कि पटना, लखनऊ, चंडीगढ़ और गुवाहाटी। प्रशासनिक कस्बों में न केवल राज्य की राजधानियां शामिल हैं, बल्कि आवश्यक प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्य करने वाले अन्य शहर और कस्बे भी शामिल हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों ने शहरों को प्रशासनिक केंद्रों के रूप में स्थापित किया। उस समय प्रशासनिक कस्बों और शहरों के अलग-अलग आकार वाले कई छोटे राज्य थे। उदाहरण के लिए, बनारस, पूना और अहमदाबाद मध्यम आकार के शहर थे, जबकि मैसूर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और अन्य छोटे शहर थे। पूरे इतिहास में प्रशासनिक कस्बे और शहर संख्या और जनसंख्या के मामले में प्रमुख रहे हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासनिक कारकों ने शहरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रांतीय राजधानियों, जिला मुख्यालयों और तहसील कस्बों को महत्व मिला, जो पहले के शहरी केंद्रों पर भारी पड़ गए। सिविल लाइंस और छावनियों की शुरुआत के साथ इन प्रशासनिक कस्बों और शहरों ने नया रूप ले लिया। इसके अतिरिक्त गर्मियों के दौरान
राष्ट्रीय और प्रांतीय राजधानियां शिमला, दार्जिलिंग और शिलांग जैसे हिल स्टेशनों में स्थानांतरित हो गई, जिससे अस्थायी राजधानी शहरों की एक नई श्रेणी बन गई। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद प्रशासनिक पहलुओं ने शहरीकरण को बढ़ावा देना जारी रखा, जिससे चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर जैसी नई राज्य राजधानियों का उदय हुआ। भारत में राज्यों की संख्या और राजनीतिक प्रक्रियाओं में वृद्धि बड़े राज्यों को प्रशासनिक आधार पर विभाजित कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक प्रशासनिक शहर और कस्बे बन सकते हैं। इससे नए राज्य की राजधानियों और संबंधित शहरी बुनियादी ढांचे के विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। निचले स्तर पर स्वतंत्रता के बाद के युग में तहसील और जिला मुख्यालयों में लगातार वृद्धि हुई है। इस प्रकार प्रशासनिक शहरों और अन्य प्रकार के शहरों की उत्पत्ति और विकास के बीच घनिष्ठ संबंध है। जबकि वाणिज्यिक और औद्योगिक शहर भी अतीत में फले फूले थे, प्रशासनिक पहलुओं ने मुख्य रूप से शहरों और कस्बों के चरित्र में योगदान दिया। औपनिवेशिक काल के दौरान प्रशासनिक कारणों ने भारत में विभिन्न राजधानियों के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय के दौरान प्रांतीय राजधानियों, तहसील मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों की स्थापना के साथ पूर्व वाणिज्यिक केंद्र प्रशासनिक शहरों में बदल गए। सिविल लाइन्स और छावनियों की उपस्थिति ने प्रशासनिक कस्बों और राजधानियों के शहरी स्वरूप को नया आकार दिया। अध्याय 11.5 तीर्थ शहर और कस्बे। तीर्थ स्थल की यात्रा एक धार्मिक अनुष्ठान था और इसके 3 मुख्य भाग थे। सबसे पहले प्रेरणा का एक क्षण था जिसने तीर्थयात्रा को प्रेरित किया। दूसरा, वास्तविक यात्रा हुई जिससे तीर्थयात्रियों को विभिन्न अनुभव हुए। आखिरकार अंतिम चरण तीर्थयात्रा के बाद घर वापसी का था। हिंदू धार्मिक साहित्य में तीर्थयात्रा के विचार के 4 मुख्य अर्थ हैं। प्रकट शक्ति का मार्ग, यह एक ऐसे स्थान की ओर जाने वाला मार्ग है जहां व्यक्ति दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकता है। नदी तट शुद्धिकरण, यह किसी नदी का तट भी हो सकता है जहां तीर्थयात्री शुद्धिकरण के लिए पवित्र स्नान करते हैं। पवित्र स्थल, ये वे स्थान हैं जहां माना जाता है कि दैवीय शक्ति प्रकट होती है। धार्मिक क्षेत्र, दैवीय गतिविधियों और सर्वशक्तिमान के कार्य के कारण पवित्र बनाए गए क्षेत्र। बॉक्स 1.1 तीर्थयात्राओं का महत्व। विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थलों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय धार्मिक संस्कृति तीर्थयात्राओं और पवित्र यात्राओं के इर्द-गिर्द घूमती है। तीर्थयात्रा सार्वभौमिक अनुभव है जो धार्मिक मान्यताओं को भौतिक स्थानों से जोड़ते हैं। इन स्थानों की पवित्रता मानव जीवन के समान एक जीवन चक्र का अनुसरण करती है जो समय के साथ विकसित होती है। मध्यकाल के दौरान कई लेखों में विभिन्न तरीकों और परिमाणों में पवित्र स्थानों की महानता की प्रशंसा की गई। धर्म सदैव भारतीय जीवन और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। शहरी केंद्रों के साथ साथ भारत में कई धार्मिक केंद्र उभरे। हिंदू धर्म अपने विविध अनुष्ठानों के साथ तीर्थयात्राओं की प्रथा को भी शामिल करता है। मंदिर पूजा का केंद्र थे और विभिन्न कस्बों और शहरों में पाए जा सकते थे। ये मंदिर परमात्मा के निवास स्थान माने जाते थे और आत्मनिर्भर थे। प्राचीन समय में परिवहन सीमित था, इसलिए तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कस्बे और समुदाय अक्सर इन मंदिरों और पवित्र स्थलों के आसपास विकसित होते थे। इसने बदले में व्यापारियों और कारीगरों को आकर्षित किया जिन्होंने तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा किया। तीर्थयात्रियों ने धार्मिक महत्व का एक नेटवर्क बनाया जो अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करता था। पूरे भारत में उत्तर में हिमालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम,
पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका तक सभी क्षेत्रों में तीर्थस्थल थे। इन पवित्र स्थानों ने तीर्थयात्रा सर्किट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि सभी धार्मिक केंद्र पूरी तरह से विकसित शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित नहीं हुए। हाल के दिनों में सबसे अधिक शहरीकृत धार्मिक केंद्र इलाहाबाद और वाराणसी, बनारस रहे हैं, मुख्य रूप से उनके रणनीतिक स्थानों के कारण, जिन्होंने तीर्थ स्थलों के रूप में अपनी भूमिकाओं से परे शहरी विकास को प्रोत्साहित किया। मध्य युग के दौरान कई लेख मौजूद हैं जो विभिन्न धार्मिक स्थानों की महानता के बारे में विभिन्न तरीकों से और अलग-अलग डिग्री तक बात करते हैं। कुछ मंदिरों से छोटे मंदिरों का एक समूह जुड़ा होता है, जबकि अन्य से नहीं जुड़ा होता है। छोटे मंदिरों की कमी वाले ये मंदिर आमतौर पर बड़े शहरों में नहीं बदल पाए। शहरी क्षेत्रों में केवल वे मंदिर जिनका सैन्य या व्यापार केंद्रों से संबंध था, पूर्ण विकसित शहरी क्षेत्रों का हिस्सा बन गए। भूगोलवेत्ता और समाजशास्त्री पवित्र स्थानों और तीर्थस्थलों को 3 मुख्य समूहों में विभाजित करते हैं। I, पवित्र स्थान जो किसी नदी के पास स्थित हो या जहां पानी बहता हो। 2, किसी विशेष देवता से संबंधित विशिष्ट स्थल या किसी विशिष्ट देवता को समर्पित मंदिर। 3, मंडल जो उपासकों के लिए महत्व के स्थल है। उदाहरण के लिए वाराणसी, मथुरा और काशी ऐसे मंडलों के उदाहरण हैं जहां भक्त अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार जाने का प्रयास करते हैं। भारत में जल निकायों के पास कई पवित्र स्थान हैं, जैसे वाराणसी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, बक्सर और इलाहाबाद। इसी तरह ऐसे शहरी क्षेत्र भी हैं जहां माना जाता है कि किसी विशेष देवता का जन्म हुआ है या उनका विशेष प्रभाव है, जो हर साल कई तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। परिणामस्वरूप भक्तों की आमद के कारण इन क्षेत्रों का तेजी से शहरीकरण हो गया है। अंतिम श्रेणी में मंडला स्थल शामिल है। प्राचीन काल से ही हिंदुओं को बद्रीनाथ और रामेश्वरम जैसे केंद्रों की तीर्थयात्रा पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में शहरी केंद्रों के विकास में मंडल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धर्म और तीर्थयात्राओं की भूमिका समाजशास्त्रियों के लिए विशेष रुचि रखती है, और यह भारत में शहरी विकास का एक अनूठा मामला है जो दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया है। यह विशिष्टता इसलिए है क्योंकि भारत मुख्य रूप से हिंदू है और इस धर्म में तीर्थयात्राओं का महत्व बहुत अधिक है। जब हम इस्लाम और सिख धर्म जैसे अन्य धर्मों को देखते हैं, तो उनके भी पवित्र स्थान हैं जहां उनके संबंधित अनुयायी जाते हैं। हालांकि हिंदू तीर्थस्थलों और अन्य धार्मिक समुदायों के पवित्र स्थानों के बीच अंतर है। दिल्ली में अजमेर शरीफ और जामा मस्जिद जैसी जगह भारत में मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम यह दावा नहीं कर सकते कि दिल्ली और अजमेर शहर केवल इसी उद्देश्य के लिए बनाए गए थे या ये शहर विशेष रूप से तीर्थयात्रा के लिए जाने जाते हैं। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे हाल ही में एक तीर्थस्थल की यात्रा पर अपने विचार साझा करते हुए खुशी हो रही है, जिसने मुझे भारत में ऐसे स्थानों के धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। मुझे वाराणसी, जिसे काशी या बनारस भी कहा जाता है, की यात्रा करने का अवसर मिला, जो भारत के सबसे पुराने और पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के उत्तरी राज्य में स्थित है और यह लाखों हिंदुओं के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। वाराणसी एक ऐसा शहर है जो हजारों वर्षों से लगातार बसा हुआ है, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बनाता है। यह शहर पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है, जिसे हिंदुओं के लिए मोक्ष का सीधा मार्ग माना जाता है।
इस स्थान ने वाराणसी को आध्यात्मिकता और दिव्यता की आभा प्रदान की है। शहर का अस्तित्व नदी और उससे जुड़ी धार्मिक प्रथाओं के इर्द-गिर्द घूमता है। आप जहां भी जाएं, वाराणसी में धार्मिक तत्व स्पष्ट दिखता है। यह शहर असंख्य मंदिरों, घाटों और आश्रमों का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा महत्व है। भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर शहर का सबसे प्रमुख और पूजनीय मंदिर है। पूरे भारत और दुनिया भर से भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आते हैं। मंदिर का महत्व इस विश्वास में निहित है कि इसके दर्शन से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी के घाट शायद शहर का सबसे प्रतिष्ठित पहलू है। नदी के किनारे 80 से अधिक घाट हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है। दशाश्वमेध घाट अपनी शाम की गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है, एक मनमोहक अनुष्ठान जिसमें पुजारी नदी देवी का सम्मान करने के लिए अग्नि अनुष्ठान करते हैं। आरती भक्तों और पर्यटकों की एक विशाल भीड़ को आकर्षित करती है, जो आध्यात्मिक तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से वाराणसी ने भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सदियों से शिक्षा और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। शहर ने कई विद्वानों, संतों और दार्शनिकों को जन्म दिया है, जिन्होंने हिंदू धर्म और अन्य भारतीय धर्मों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रसिद्ध कवि संत कबीर और पूज्य संत तुलसीदास दोनों वाराणसी से थे। कोई भी वाराणसी की तीर्थयात्रा स्थिति के सामाजिक-आर्थिक पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यह शहर तीर्थयात्रियों और आगंतुकों द्वारा उत्पन्न पर्यटन पर फलता फूलता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था धार्मिक गतिविधियों से संबंधित व्यवसायों, जैसे फूल विक्रेताओं, पुजारियों और स्मारिका दुकानों पर बहुत अधिक निर्भर है। तीर्थयात्रियों की निरंतर आमद शहर की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से की आजीविका को बनाए रखती है। इसके अलावा वाराणसी भारत की विविधता के सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करता है। देश के हर कोने से तीर्थयात्री अपने अनूठे रीति रिवाजों, भाषाओं और परंपराओं को लेकर इस शहर में आते हैं। संस्कृतियों का यह अभिसरण भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की एक समृद्ध छवि तैयार करता है। वाराणसी के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। शहर की संकरी घुमावदार गलियां और भीड़-भाड़ वाला यातायात आगंतुकों के लिए भारी पड़ सकता है। गंगा का प्रदूषण बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि यह नदी से जुड़े आध्यात्मिक महत्व के विपरीत है। इन मुद्दों के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई है। अंत में, वाराणसी की मेरी यात्रा ने मुझे भारत में तीर्थस्थलों के धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की गहरी समझ प्रदान की। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। इसके धार्मिक तत्व इसके सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़े हुए हैं, जिससे यह लाखों लोगों के लिए एक अद्वितीय और पवित्र स्थान बन गया है। आधुनिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी परंपराओं को बनाए रखने की शहर की क्षमता भारत की धार्मिक विरासत की लचीलापन और जीवन शक्ति का प्रमाण है। मैं भारत के विविध धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की खोज में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को वाराणसी की यात्रा करने और इसके जादू का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। 11.6 भारत में प्रशासनिक, वाणिज्यिक और तीर्थयात्रा केंद्रों की परस्पर संबद्धता। प्राचीन काल से ही शहरों की स्थापना प्रशासनिक, वाणिज्यिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए की जाती रही है। पूर्व औपनिवेशिक युग में शहरी केंद्र मुख्य रूप से राजनीतिक केंद्र थे। इन शहरों का भाग्य सत्तारूढ़ शासन के उत्थान और पतन से निकटता से जुड़ा हुआ था।
हालांकि व्यावसायिक और धार्मिक गतिविधियों के समावेश ने इन शहरी केंद्रों को कुछ स्थिरता प्रदान की। व्यापारियों ने अपने व्यापार के लिए सुरक्षा की मांग की और राज्यों ने सुंदर मंदिरों और तीर्थस्थलों का निर्माण शुरू कर दिया। इन नगरों का निर्माण शासकों और उनके सहयोगियों के इर्द-गिर्द किया गया था। 19वीं शताब्दी में इन शहरी केंद्रों में बदलाव का श्रेय भूमि राजस्व और करों को इकट्ठा करने के लिए प्रशासनिक चौकियों के साथ साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान सैन्य चौकियों के रूप में उनके उपयोग को दिया जा सकता है। जब पूर्व औपनिवेशिक काल में एक शासक ने एक शहर की स्थापना की, तो इससे स्वाभाविक रूप से वाणिज्यिक और धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। शाही कस्बों और शहरों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। उनमें शाही महल के लिए एक अलग क्षेत्र दिखाया गया था और मंदिर कस्बों में अद्वितीय विशेषताएं थीं। उनके पास केंद्रीय मंदिर भूखंडों के चारों ओर परिक्रमा के लिए पथों के संकेंद्रित छल्ले थे, जिनके साथ अक्सर छोटे मंदिर भी होते थे। श्रीरंगम, तिरुपति, काशी या पुरी जैसे मंदिर शहर विविध सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। मंदिरों में पुजारी, संगीतकार, परिचारक, नर्तक और अन्य कर्मचारी कार्यरत थे और वे अक्सर शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों की मेजबानी करते थे। कुछ मंदिरों के पास जमीन भी थी और उन्होंने क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान दिया। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मंदिरों के पास धर्मनिरपेक्ष शक्ति थी। उदाहरण के लिए, तिरुपति मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है और एक विश्वविद्यालय और अस्पताल सहित विभिन्न संस्थानों का समर्थन करता है। परिणामस्वरूप इन मंदिर स्थलों ने असंख्य तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया। कुछ अखिल भारतीय तीर्थस्थलों के रूप में प्रसिद्ध थे, जबकि अन्य विशिष्ट क्षेत्रों की सेवा करते थे। पूर्व के उदाहरणों में हरिद्वार, गया, नासिक, उज्जैन, पुष्कर और मथुरा शामिल है, जिन्हें सभी पवित्र स्थान और तीर्थ स्थल माना जाता है। तीर्थयात्रियों की आमद के साथ व्यापार और सेवा संबंधी गतिविधियां स्वाभाविक रूप से उभरी और शासकों ने इन पवित्र स्थलों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशासनिक, वाणिज्यिक और तीर्थ केंद्रों के बीच इस जटिल संबंध ने भारत के सामाजिक ताने-बाने में धर्म और तीर्थ केंद्रों के महत्व को रेखांकित किया। धर्म और तीर्थस्थल राजनीतिक शक्ति द्वारा कायम थे। राजा और साम्राज्य अक्सर एक विशिष्ट धर्म को अपनाते और बढ़ावा देते थे। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण शासकों द्वारा समर्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक गतिविधि थी। विभिन्न शहरों के सामाजिक संगठन उनकी प्रशासनिक, वाणिज्यिक और धार्मिक भूमिकाओं को प्रतिबिंबित करते थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न राजनीतिक शासनों ने कभी-कभी अपनी राजनीतिक राजधानियां बनाने के लिए एक ही स्थान चुना। उदाहरण के लिए, दिल्ली की स्थापना कई राजवंशों द्वारा की गई थी। एक महत्वपूर्ण शहर अक्सर एक विशेष धर्म का पर्याय बन जाता है, जो शासक सम्राटों की संस्कृति और आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। उदाहरण के लिए, सम्राट अशोक के शासन के तहत पाटलिपुत्र एक बौद्ध केंद्र में बदल गया, अपनी स्थायी सेना को भंग कर दिया और बौद्ध तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। इसी प्रकार जैन धर्म का प्रचार समाज के व्यापारिक वर्ग द्वारा किया गया। संक्षेप में, भारत में पवित्र स्थान अलग-थलग नहीं थे, बल्कि समाज के प्रशासनिक और वाणिज्यिक पहलुओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, जो शहरी केंद्रों के इतिहास को आकार देते थे और शासकों की संस्कृति और प्रभाव को दर्शाते थे। 11.7 निष्कर्ष। एक कस्बे या शहर की आमतौर पर कई भूमिकाएं होती हैं। आजकल शहर केवल एक समारोह तक सीमित नहीं है, वे बहुमुखी है। आप आमतौर पर किसी शहर या कस्बे के सबसे महत्वपूर्ण कार्य की पहचान कर सकते हैं, लेकिन यह मुख्य कार्य समय के साथ बदल सकता है, क्योंकि शहर हमेशा बदलते रहते हैं।
एक शहर जो पहले प्रशासन पर केंद्रित था, बाद में एक धार्मिक तीर्थस्थल बन सकता है, और इसके विपरीत भी। यहाँ तक कि एक शहर जो कभी एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र था, वह राजनीतिक राजधानी में बदल सकता है। इसलिए किसी शहर के कार्यों को वर्गीकृत करने के लिए कोई सख्त नियम नहीं है। हालांकि बाजार और वाणिज्यिक कस्बों का विकास अलग अलग हुआ। जबकि व्यापार और वाणिज्य मुख्य रूप से राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता के कारण राजधानी शहरों में हुआ, अन्य शहर संचार मार्गों के आधार पर विकसित हुए। इन कस्बों में प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्रों के साथ साथ मंदिर और पवित्र स्थान भी उभरने लगे, जो अंततः तीर्थस्थल बन गए। उदाहरण के लिए सिख धर्म के उदय के साथ अमृतसर और आनंदपुर साहिब जैसे शहर महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बन गए। अब हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और अन्य लोगों के लिए तीर्थस्थलों का एक नेटवर्क है। ये धार्मिक केंद्र विभिन्न जातीय और धार्मिक समुदायों से निकटता से जुड़े हुए हैं। भारतीय शहरों को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत करना कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। शहर और कस्बे अपने कार्यों के मामले में ओवरलैप होते हैं और उनके पास जटिल इतिहास, अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृतियां और शहरी नियोजन संरचनाएं हैं। हालांकि विभिन्न प्रकार के शहरों को समझने के लिए कार्यात्मक विश्लेषण महत्वपूर्ण है और एक अलग परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। जैसा कि मार्क जेफरसन ने 1939 में कहा था, शहर अपने आप नहीं उभरते, वे आसपास के क्षेत्रों की सेवा करने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए गए हैं। दूसरे शब्दों में, शहर केवल अपने लिए अस्तित्व में नहीं है, वे अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए भी कार्य पूरा करते हैं। कार्यात्मक विशेषज्ञता शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों दोनों पर विचार करती है, क्योंकि वे विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं।